नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। जब से साइंस ने तरक्की की है, हर चीज के हम कहें कि पैरामीटर को देखने के लिए, मेजरमेंट को समझने के लिए ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार कर दिए कि आज हम घर बैठे जो है वो शुगर लेवल कितना है उसका पता कर लेते हैं। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर का पता कर लेते हैं बॉडी का। इसके अलावा रिएक्टर स्केल के आपने देखा होगा सिस्मोग्राफ, उससे जो है वो भूकंप की तीव्रता का पता कर सकते हैं। और ठीक ऐसे ही प्रदूषण के लिए भी जो है वो ऐसी मशीनें तैयार कर दी जिससे हम बैठे बैठे एक्यूआई स्टेटस को जानने के लिए या उस इंडेक्स को कि एक्यूआई मीटर जो है वो क्या कहता है, वो सब कुछ जो है वो आपके पास है। लेकिन जब बात आती है कि अगर किसी के दिमाग में प्रदूषण फैला है तो फिर आप उसका पता कैसे करोगे? जब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की, तो आपने देखा बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये हमारे ही पड़ोसी देश है। तो जाहिर सी बात है हम भी जो है वो कहीं ना कहीं स्टैंड करते होंगे। तो इस वक्त तीसरे स्थान से हम पहुंच गए पांचवें स्थान पर। मतलब कुछ सुधार, कुछ हम कह सकते हैं कि सुधार है। लेकिन देश की राजधानी जब दिल्ली की बात आती है तब ये अपने आप में जो है वो थोड़ा सा विचित्र लगता है कि आखिर राजधानी होते हुए दिल्ली के, देश नहीं हम दुनिया की बात कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली का प्रदूषण में कौन सा स्तर आता है। तो राजधानी की हैसियत से अगर हम देखते हैं तो पहले स्थान पर, मतलब सबसे प्रदूषित राजधानी। और ये 2024 की रिपोर्ट है। अब ऐसे समय में इन बातों का जिक्र करना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि यहां हम दिल्ली के प्रदूषण की बात कम करेंगे और केजरीवाल के प्रदूषण की ज्यादा करेंगे। क्योंकि केजरीवाल ने जो प्रदूषण फैलाया है राजनीतिक तौर पे, वो प्रदूषण क्या कहता है हम उसको थोड़ा सा समझेंगे। और ये समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की एक और रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी। कुल 108 पेजों की, पन्नों की ये सीएजी की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट क्या कहती है, पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसमें कुछ मैंने पिन पॉइंट बाहर निकाले हैं क्योंकि हमें इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके अलावा हम पहले की जो भी घोटालों की रिपोर्ट थी, चाहे वो शराब घोटाला हो, फिर चाहे मोहल्ला क्लिनिक की हो, हम इस वीडियो में वो बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो बार बार रिपीट करने वाली बात हो जाती है। तो इसमें सबसे पहला आता है सीएजी की रिपोर्ट में पीयूसी सर्टिफिकेट को लेकर सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है। तो सीएजी की रिपोर्ट यह कहती है कि उन वाहनों का भी प्रदूषण सर्टिफिकेट दे दिया गया जो फिट ही नहीं थे। और हद तो तब हो जाती है जब एक ही पीयूसी सेंटर से कई सारे वाहनों को जो है वो पीयूसी सर्टिफिकेट दे दिए गए, एक के बाद एक, और हर मिनट के अंतराल के ऊपर। तो क्या यह पॉसिबल है कि एक मिनट के अंदर जो है वो किसी भी वाहन को पीयूसी का सर्टिफिकेट दिया जा सके उसकी जांच करके? तो यहां पर यह एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है जब अरविंद केजरीवाल की बात आती है नैतिकता और नीयत की। हम उस पर बाद में आएंगे, पहले हम सीएजी की रिपोर्ट पे ही बात करेंगे। इसके अलावा 2018 से 2021 तक सीएजी की रिपोर्ट का जो आंकड़ा है, जो टेबल की गई है, उसमें लगभग 47 लाख से ज्यादा वाहन, जिनकी आप आयु सीमा की अगर बात करोगे वाहनों की, जो स्क्रैप में जाने के लिए थे, मैं पुराने वाहनों की बात कर रहा हूं, उन वाहनों को जो जिनकी संख्या 47 लाख से ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सड़कों से लगभग 2.98, लगभग 3 लाख वाहन जो है वो हटाए गए 47 लाख में से। और जो स्क्रैप में जाने के थे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं थी, इसलिए लगभग 4000 वाहन ही जो है वो स्क्रैप के लिए गए। तो आप सोच के देखिए कि दिल्ली की इस भयावह स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है।
हम यहां पे किसी सरकार की बात नहीं कर रहे, हम यहां अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं उस पे हम इसके बाद में आएंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं सार्वजनिक वाहनों की कमी, क्योंकि आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल डीटीसी बसों की खरीद का एक बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसमें हालांकि कैलाश गहलोत उस वक्त जो है वो परिवहन मंत्री थे। अब वो भले ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए हो, लेकिन उस वक्त जो है वो बड़ा एक भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने हमला बोला था डीटीसी की बसों की खरीद फरोख्त को लेकर। और जब डीटीसी की बसों की खरीद फरोख्त का मामला आता है तो जितनी 9000 के आसपास जितनी जो बसों की जरूरत है, उससे लगभग 2 से 3000 बसें जो है वो दिल्ली की सड़कों पर कम दौड़ रही थी। तो यह भी एक बड़ा मुद्दा बनता है, जिससे लोग निजी वाहनों को ले जाने के लिए मजबूर होते हैं। तो यहां पर सार्वजनिक वाहनों की कमी, ये सीएजी की रिपोर्ट ने जो है वो साफ तौर से उसका अंदेशा इस रिपोर्ट में जताया है। इसके अलावा ई वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए था, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो थे उनको। और इसमें रिपोर्ट ये कहती है कि हर 3 किलोमीटर के बाद में चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगला जो पॉइंट था वो था OD1 को लेकर, क्योंकि OD1 का फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल ऐसे पेश करते थे जैसे वो अपने आप को पूरे भारत में एक मॉडल के रूप में प्रचारित कर रहे हो। और OD1 में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया गया, लेकिन उसको भी तरीके से लागू नहीं किया गया। ये सीएजी की रिपोर्ट जो है वो इस तरफ इशारा करती है। तो ये थी OD1 की स्थिति। और फिर इसमें कुछ ऐसी चीजें भी निकल के आई है सीएजी की रिपोर्ट में, कुछ एजेंसियों को प्रदूषण को लेकर सर्वे रिपोर्ट तैयार की, और जब उन्होंने सर्वे रिपोर्ट तैयार कर दी तो उन रिपोर्ट्स में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जब इंप्लीमेंट की बात कर उसकी बारी आई तो उन कंपनियों को रोक दिया गया, एक्शन लेने से मना कर दिया गया। यहां पर अरविंद केजरीवाल की नीयत के ऊपर जो है वो सवाल उठता है कि कैसे कैसे अरविंद केजरीवाल ने घोटाले किए होंगे। अब यह है सीएजी की रिपोर्ट। अब हम सीएजी की रिपोर्ट के अलावा बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। तो जब हम अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस प्रदूषण को लेकर स्टडी करते हैं तो हम हर बार कहते हैं कि दिल्ली की जो बीमारियां हैं वो मौसमी बीमारियों की तरह है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आपको पता है आरोप प्रत्यारोप जो है वो पार्टियों में आपस में जब भी ये चुनावों में जाते हैं तो आरोप लगते ही लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को किनारे कर देते हैं। लेकिन मैं याद दिलाता हूं आपको 2020 से पहले की स्थिति। 2020 से पहले जब जब दिल्ली गैस चैंबर बनता था तब तब अरविंद केजरीवाल निशाना साधते थे पंजाब के किसानों के ऊपर कि इस पूरी समस्या के लिए, दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब के किसान जिम्मेदार है। अगर वो पराली जलाना बंद कर दें तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। और फिर उन्होंने एक बड़ा दावा किया जिसका आज मुझे एक ट्वीट भी मिल गया, और दावा यह था कि उन्होंने एक ऐसे बायोडिकम्पोजर एक कंपनी के साथ टाई अप किया है जिससे किसानों की पराली जो है वो खेतों में ही सड़ जाएगी, या हम कहें कि गल जाएगी। और इसमें इसको जो है वो दिल्ली के जो खेत थे, किसान थे, इन्होंने इंप्लीमेंट करके देखा है। तो ये काम पंजाब में भी करना चाहिए। अब सवाल ये होता है, ये तो 2020 से पहले के अरविंद केजरीवाल का कथन था, उनका एक ट्वीट था। 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, और जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन जाती है तो उसके बाद दिल्ली के प्रदूषण का जिम्मेवार जो है वो पंजाब के किसान नहीं, या तो केंद्र सरकार हो गई या फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर इस पूरे आरोप को लाद दिया गया। अब यह राजनीतिक हो सकता है कि राजनीति में ये चीजें चलती है, लेकिन फिर सवाल खड़ा यह होता है कि जब पंजाब में 2022 में आम आदमी पार्टी की सत्ता आ गई तो फिर किसानों को बायोडिकम्पोजर क्यों नहीं दिया गया? आखिर ये बायोडिकम्पोजर कहां चला गया? ये सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल की नीयत के ऊपर उठता है। और फिर उसके बाद में 2019 में एक ट्वीट और आता है अरविंद केजरीवाल का, और उस अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट में यह दावा किया गया है कि उन्होंने एक ऐसा तरीका जो है वो खोज निकाला है कुछ कंपनियों के साथ मिलकर, जिससे जो पराली है उस समस्या से निजात भी पाया जा सकता है,
उससे किसानों को जो है वो इनकम भी होगी और प्रदूषण की समस्या भी हल हो जाएगी। और वो तरीका ये था कि इस पराली से सीएनजी बनाई जा सकती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो अब सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने यह काम पंजाब में क्यों नहीं किया? दिल्ली की हम बात नहीं कर रहे, पंजाब में तो वो कर सकते थे। और जब बात आती है पराली जलाने की, तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार यह दावा करती है कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उनमें आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद में पंजाब में कमी आई है, लेकिन इसका दूसरा कारण यह भी है कि पराली जलाने का जो समय है वो रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इस खेल को किस तरीके से पलटा गया है कि पराली जलाने का काम दिन में नहीं होगा, पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रात को होगी। क्यों होगी? उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी आपको स्टोरीज और जो है वो न्यूज वगैरह गूगल के ऊपर मिल जाएगी कि उसके पीछे की कहानी क्यों है। लेकिन जो पंजाब के जानकार है या पराली जलाने के समय, अगर वो पंजाब में किसी विजिट के लिए या पंजाब में आए हैं तो उनको अच्छे से पता होगा कि पराली जो है वो पिछले 2-3 सालों में रात को क्यों जलाई जाती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राजनीति करते आए हैं, ऐसा कोई जो है वो मंत्रालय नहीं होगा अरविंद केजरीवाल का जहां पर घोटाला सामने नहीं आ रहा है। और यहां हम बात कर रहे हैं सीएजी के तथ्यों की रिपोर्ट। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम एक बार के लिए साइड कर देते हैं। 2013 से लेकर 2016 तक जिस सीएजी की रिपोर्ट के सहारे अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को 2 महीने के अंदर जेल में डालने की बात करते थे और केंद्र सरकार को चिट्ठी तक लिख दी थी उनको अरेस्ट करने के लिए, उस सीएजी की रिपोर्ट को 2017 के बाद में सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? इस सवाल का जब हम जवाब ढूंढते हैं तो ये सारे घोटाले और सीएजी की रिपोर्ट जो है वो हमारी आंखों के सामने आकर रुक जाती है कि आखिर ऐसा अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया होगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि प्रदूषण को मापने के लिए, भूकंप को मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए मशीनें हैं, लेकिन क्या किसी के दिमाग में इस तरीके की कोई राजनीति है, प्रदूषित राजनीति, तो क्या उसको मापने के लिए कोई मशीन बनाई गई है? तो उसका जवाब अब तक तो हमें यही मिलेगा कि नहीं। और यही एक वजह है कि इस तरीके के जो राजनेता है वो कुछ भी कहकर जो है वो बच निकलने का अपना रास्ता निकाल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भले ही एक्सपोज हो गए हो, लेकिन अपनी पूरी टीम को लेकर, और जब हम पूरी टीम की बात करता हूं तो 3 मॉडल इसमें आते हैं: कट्टर ईमानदारी का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल और शिक्षा की क्रांति का मॉडल। और ये तीनों मॉडल जो दिल्ली में लुटेरे साबित जो है वो हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं हो चुके नहीं है, जिनके ऊपर आरोप है, तीनों जेल में रहकर आए हैं, ट्रायल कोर्ट को फेस कर रहे हैं, और वो ही अब जो है वो पंजाब में अपना अपना मॉडल जो है वो पेश कर रहे हैं। तो फिर आप सोच के देखिए कि इनकी नीयत में क्या होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।